Hello students, in this video we will discuss about mouth oral cavity. The mouth or oral cavity is lined by mucous membrane consisting of stratified squamous epithelium containing mucus secreting glands. मुख या मुखी गुहा म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि श्लेष्मा कला से अस्तरित रहती है, जिसमें बहुपरतीय शल्की उपकला ऊतक पाई जाती है, जिसमें बहुत सारे श्लेष्मा स्रावित करने वाली ग्रंथियां भी मौजूद रहती हैं, जो मुखी गुहा को हमेशा मॉइस्ट बनाकर रखती हैं या चिकना बनाकर रखती हैं। इसकी बाउंड्रीज के बारे में बात करें तो मुखी गुहा जो है सामने की तरफ से लिप्स यानी होठों से, पीछे की तरफ से ओरोफेरिंग से, दाएं और बाएं तरफ से गाल की मसल से, ऊपर से पैलेटाइन बोन से और सॉफ्ट पैलेट की मसल से, और नीचे से फ्लोर ऑफ माउथ और टंग से घिरी हुई रहती है। आइए अब बात करते हैं ओरल कैविटी के स्ट्रक्चर की। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ओरल कैविटी में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। बेसिकली ओरल कैविटी के सामने लिप्स है, टीथ है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, वल्वा, टॉन्सिल्स दो पाए जाते हैं, लेफ्ट और राइट। फ्लोर ऑफ माउथ जीभ के नीचे है, टंग है और लोअर लिप्स है। इसका लेटरल व्यू में आप सारे पिक्चर्स देख सकते हैं, जिसमें इसमें भी आपको दिखाया गया है, फेरिंग्स इंक्लूड करके दिखाया गया है। और ये है ओरल कैविटी का डायग्राम। टंग, इट इज़ ए वॉलेंट्री मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये एक तरह की ऐच्छिक पेशियों की बनी हुई मांसल संरचना होती है जो मुखी गुहा में पाई जाती है। यह अपने आधार से गले में पाए जाने वाली हायोइड बोन से जुड़ी हुई रहती है तथा नीचे से म्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्ड अर्थात फ्रेनुलम से जुड़ी हुई रहती है। इट्स सुपीरियर सरफेस कॉन्सिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। इसकी ऊपरी सतह पर बहुपरतीय शल्की उपकला ऊतक पाई जाती है, जिसमें छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, जिसे हम पेपिला के नाम से जानते हैं। इस पेपिला में बहुत सारे टेस्ट बड होते हैं, जिसकी सहायता से हम स्वाद को पहचानते हैं। मुखी गुहा में जीभ चबाने में, निगलने में और बोलने में तथा स्वाद का अनुभव करने में मुख्य भूमिका निभाती है। आइए बात करते हैं टीथ की। मैंडिबल और मैक्सिला यानी कि ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े की हड्डी के कोटर अस्थिर कोटरों के बीच दांत धसे हुए पाए जाते हैं। किसी मनुष्य में दांत के दो सेट्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम परमानेंट और टेम्पररी टीथ कहते हैं, अर्थात स्थायी और अस्थायी दांत कहते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले अस्थायी दांत की, जिसको टेम्पररी टीथ कहते हैं। अस्थायी दांत की संख्या 20 होती है, जो प्रत्येक जबड़े में 10 में पाई जाती है, 10 की संख्या में पाई जाती है। ये अस्थायी दांत उम्र के 6वें महीने से शुरुआत होकर 24वें महीने तक पूरे आ जाते हैं। दूसरा परमानेंट टीथ यानी कि अस्थायी दांत। स्थायी दांत या परमानेंट टीथ की संख्या 32 होती है। यह अस्थायी दांत से 6वें साल के उम्र में रिप्लेस होते जाते हैं और पूरी तरह से 24 साल की उम्र तक पूरे के पूरे 32 दांत आ जाते हैं। इन दांतों के 4 मुख्य प्रकार होते हैं: मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसीजर। इन दांतों में मोलर तथा प्रीमोलर की सतह चौरस होने के कारण इनके द्वारा भोजन को चबाया जाता है, पीसा जाता है तथा कैनाइन और इंसीजर की सहायता से भोजन के टुकड़े को फाड़ा या
काटा जाता है। किसी दांत की संरचना में बाहरी तौर से हम बोलेंगे तो दांत के 3 भाग होते हैं। पहला क्रॉन, जो मसूड़ों से ऊपर बाहर निकला हुआ रहता है। दूसरा नेक, जो अस्थिर कोटरों में धंसा रहता है। और क्रॉन और रूट के बीच में पाए जाने वाले भाग को हम नेक कहते हैं। सभी दांतों की, चारों प्रकार के दांतों की संरचनाएं जो है, आकार जो है, आकार वगैरह वो अलग अलग होते हैं, लेकिन इसकी आंतरिक संरचना सभी की एक समान होती है। दांत का क्रॉन जो है सबसे ऊपरी भाग होता है, जो मसूड़ों से हमको निकला हुआ दिखाई देता है, जबकि इसके रूट जो है अस्थिर कोटरों में बोन में धसे हुए रहते हैं, मैंडिबल या मैक्सिला में। तथा नेक जो है सकरा भाग होता है, जो क्रॉन और रूट के बीच पाया जाता है। दांत की आंतरिक संरचना में देखें तो दांत की आंतरिक संरचना में एक पल्प कैविटी होती है, जिसमें रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं मौजूद होती हैं। इस पल्प कैविटी के और चारों ओर एक कठोर संरचना होती है, जिसे हम डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन के चारों ओर एक सफ़ेद चमकती हुई ठोस परत पाई जाती है, जिसे हम इनेमल के नाम से जानते हैं। रूट के चारों ओर एक कठोर संरचना होती है, जो रूट को ढकी रहती है, तथा वह रूट को बोन से, जबड़े की बोन से जोड़ने का काम करती है, जिसे हम सीमेंटम या सीमेंट के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की। मुखी गुहा के आसपास तकरीबन 3 जोड़े में सलाइवरी ग्रंथियां पाई जाती हैं या लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये संख्या में कुल 6 होती हैं और 3 जोड़ों में होती हैं। पहला पैरोटिड ग्रंथि, जिसका वजन तकरीबन 20 से 30 ग्राम होता है, जो कि कान के सामने और नीचे पाई जाती है। यह जो है मुख्यतः सीरस प्रकार की कोशिका से बनी होती है और यह सलाइवा में अपना 25% स्राव का योगदान करती है। दूसरी ग्रंथि है सबमैंडिबुलर, इसकी भी संख्या 2 होती है। प्रत्येक सबमैंडिबुलर ग्रंथि का वजन 8 से 10 ग्राम होता है। यह मैंडिबल के मीडियल साइड में पाया जाता है, यानी कि सब लिंगुअल के पीछे, और यह मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड है, जिसमें सीरस और म्यूकस दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें सीरस कोशिकाओं का अनुपात 4 होता है और म्यूकस कोशिकाओं का अनुपात 1 होता है। ये पूरे लार में अपना 70% स्राव का योगदान देती है। तीसरी लार ग्रंथि है सबलिंगुअल, जिसका वजन 2 से 3 ग्राम होता है। प्रत्येक सबलिंगुअल ग्रंथि का वजन 2 से 3 ग्राम होता है। यह तुरंत मुखी गुहा के फ्लोर के नीचे पाई जाती है, म्यूकोसा में। यह मिक्स टाइप होती है, यानी कि इसमें भी म्यूकस और सीरस कोशिकाएं मौजूद होती हैं, परंतु इसमें म्यूकस कोशिकाओं का अनुपात 1 होता है और सीरस कोशिकाओं का अनुपात 4 होता है। यह पूरे लार में अपना 5% स्राव का योगदान करती है। टोटल इन तीनों ग्रंथियों से तकरीबन 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। आइए अब बात करते हैं लार ग्रंथियों की स्थिति की। इस पिक्चर के जरिए से आप सभी लार ग्रंथियों की संख्या देख सकते हैं, स्थिति देख सकते हैं, जिसमें सिर्फ 3 लार ग्रंथियां बताई गई हैं, जो एक तरफ की हैं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी सबमैंडिबुलर और तीसरी सबलिंगुअल। ये लार ग्रंथियां जो है बहुत सारे, देयर आर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, सलाइवरी ग्लैंड कंटेन चीफली 2 टाइप ऑफ सेल्स। सलाइवरी ग्रंथियों का निर्माण या लार ग्रंथि का निर्माण मुख्यतः 2 कोशिकाओं से होता है, म्यूकस तथा सीरस सेल। म्यूकस सेल फॉर्म ए विस्कस सिक्रीशन। म्यूकस कोशिकाओं के द्वारा एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ का स्रावण किया जाता है, जिसमें म्यूसिन मौजूद होता है। लेकिन सीरस कोशिकाओं के द्वारा थिन
वाटरी यानी कि पतला पानी की तरह स्राव को छोड़ा जाता है, जिसमें मुख्यतः टाइलिन मौजूद होता है, जिस टाइलिन को हम अल्फा एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। बोथ सेट्स ऑफ ग्लैंड कंटेन देयर सिक्रेटरी सेल इन एसिनाई, ये एसिनाई है, ACINI, वेयर द सेल आर अरेंज्ड अराउंड ए सेंट्रल ल्यूमन विच लीड इनटू ए डक्ट। दोनों प्रकार की कोशिकाएं जो हैं एसिनाई का निर्माण करती हैं, इस प्रकार से एक तरह की कूपिकाओं का निर्माण करती हैं जो कि ल्यूमेन को, जहां पर स्राव को छोड़ा जाता है, उसको चारों तरफ से घेर कर रखती हैं। इन स्राव को ल्यूमेन में छोड़ने के बाद स्राव को मुखी गुहा तक ले जाने के लिए मुख्य रूप से जो इंटरकलेटेड डक्ट है यानी कि इंटरलोबर डक्ट है और स्ट्रिएटेड डक्ट है यानी कि इंट्रालोब्यूलर डक्ट है, इस लार को बहाकर मुख्य डक्ट तक ले जाती है और मुख्य डक्ट के द्वारा, मुख्य डक्ट से फिर, जैसे कि ये सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट हैं, इनके द्वारा फिर उस लार को मुखी गुहा तक छोड़ा जाता है। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, आखिर लार में जिसको 24 घंटे में तकरीबन 1.5 लीटर तक स्रावित किया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें? तो उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जैसे कि टाइलिन या सलाइवरी अल्फा एमाइलेज, लाइसोजाइम्स होते हैं उसमें, कैलिक्रिन और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, लाइपेज ए लाइपोलाइटिक एंजाइम होता है, ये सभी लाइपोलाइटिक यानी कि वसा को पाचन करने वाला एंजाइम होता है। कैलिक्रिन यानी कि जो प्रोटीन का पाचन करती है, ऐसे एंजाइम भी होते हैं। म्यूसिन होता है जो ओरल कैविटी को चिकना बनाए रखता है, और कुछ अकार्बनिक कैटायन और एनायन भी इसमें होते हैं। सलाइवा का जो पीएच होता है बिलो 7 होता है, अर्थात थोड़ा सा अम्लीय प्रकृति का होता है। इसमें टाइलिन का मुख्य काम होता है स्टार्च का ब्रेक डाउन करना, अर्थात स्टार्च का पाचन, और स्टार्च का पाचन करके उस स्टार्च को सिंपल शुगर जैसे कि माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित करना, जिसका पाचन बाद में छोटी आंत में पूर्ण होता है। सलाइवा के द्वारा इस तरह से स्टार्च का सिर्फ 30% ही पाचन किया जाता है, बाकी जो 70% पाचन है वो छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। म्यूसिन के कौन कौन से कार्य होते हैं? म्यूसिन एक तरह का सीरस फ्लूइड के साथ स्रावित होता है और एक गाढ़ा तरल होता है, जिसके कारण मुखी गुहा को लुब्रिकेट किया जाता है, चिकनाहट दिया जाता है, जिसके कारण हम आसानी से चबा सकते हैं और आसानी से भोजन को निगल सकते हैं, और ये ओरल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। और जब हम बात करते हैं आसानी से टंग और लिप को चलाते हुए, तो ये म्यूसिन हमारी मदद करता है। इट कीप्स द माउथ मॉइस्ट, यह हमारे मुखी गुहा को नम बनाने का काम करता है और छोटे छोटे अणुओं को सॉल्वेंट में परिवर्तित करता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल को ये घुलनशील बनाता है, जिस घुलनशील मॉलिक्यूल के जरिए से टेस्ट बड जो है उत्प्रेरित होते हैं और जिससे हमको स्वाद का अनुभव आसानी से हो जाता है। इसके द्वारा जो है बक्कल इन्फेक्शन यानी कि ओरल कैविटी के संक्रमण से हमको सुरक्षा भी मिलती है। साथ ही साथ हमारे डेंटल कैरीज होने से, अर्थात दांत का जो ऊपरी परत होता है जिसको इनेमल कहते हैं, उसके क्षरण से भी हमको ये बचाता है। साथ ही साथ इसमें पाया जाने वाला जो लाइसोजाइम है वो बैक्टीरिया को किल करता है, यानी कि हमारे मुखी गुहा को संक्रमण से बचाता है। हमारे सलाइवा में पाया जाने वाला जो बफर है यानी कि न्यूट्रल, न तो ज़्यादा क्षारी होता है न तो अम्ली, उसके द्वारा जो है हमारे मुखी गुहा का जो पीएच है वो तकरीबन 7 मेंटेन करके रखा जाता है। At this pH saliva is saturated with calcium। इस pH मान पर जो
कैल्शियम होता है वो लार के साथ पूरी तरह से घुल जाता है। देयरफॉर टीथ डू नॉट लूज कैल्शियम, इस कारण से हमारे दांतों से कैल्शियम का क्षरण नहीं होता है अगर हम किसी खास तरह के फ्लूइड का ग्रहण करते हैं तब। दस इस प्रोटेक्ट टूथ एनेमल, और हमारे दांतों के बाह्य आवरण की यह सुरक्षा करता है। एसिडिक ओरल पीएच कॉज कैल्शियम लॉस फ्रॉम द टीथ, अगर हमारी मुखी गुहा का पीएच मान एसिडिक नेचर का हो जाए तो हमारे दांतों से कैल्शियम का ह्रास हो जाता है, तो उससे ये हमारी सुरक्षा करता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द माउथ एंड ओरल कैविटी। थैंक यू वेरी मच।